आज है 24 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति पर गहराई से नजर डालेंगे, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का 2 दशकों का अध्याय अब अंत की ओर है। एक तरफ महागठबंधन ने अपने नेतृत्व की तस्वीर साफ कर दी है, तो वहीं एनडीए में अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर अभियान शुरू किया, तो तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया है। बिहार से आगे बढ़ें तो दिल्ली में छठ के बहाने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का एक विवादास्पद अभियान, यूएपीए गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला और अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर मंडराते संकट पर भी बात करेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश में हुए दर्दनाक बस हादसे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहे सवालों पर भी होगी चर्चा। शुरुआत बिहार से, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य की राजनीति का सबसे लंबा अध्याय अब अपने अंत की ओर है। द वायर हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक की कुछ किलोमीटर की दूरी नीतीश कुमार के 2 दशकों से अधिक के राजनीतिक सफर का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने सुशासन बाबू से लेकर समीकरणों के उस्ताद तक की भूमिका निभाई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनका ये लंबा अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार की कहानी मेहनत, संघर्ष और राजनीतिक चतुराई का मिश्रण है। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश ने शुरुआती हार के बाद 1985 में अपनी पहली विधानसभा जीत दर्ज की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिपोर्ट में संकर्षण ठाकुर की किताब ब्रदर्स बिहारी का हवाला देते हुए बताया गया है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के साथ उनके रिश्ते तल्ख हुए। 1994 में पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना रैली को उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ माना जाता है, जहां से उन्होंने लालू यादव के खिलाफ अपना रास्ता अलग करने का संकेत दिया। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर उन्होंने समता पार्टी की स्थापना की। 1995 के चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन करने का रणनीतिक फैसला किया। ये गठबंधन सफल रहा और 2005 में नीतीश कुमार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका राजनीतिक करियर कई नाटकीय मोड़ों से भरा रहा है। उन्होंने 2013 में भाजपा से गठबंधन तोड़ा, 2015 में लालू यादव के साथ सरकार बनाई, 2017 में फिर भाजपा के साथ चले गए, 2022 में महागठबंधन में लौटे और 2024 में वापस एनडीए में शामिल हो गए। अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार के भविष्य पर एक बार फिर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भाजपा इस बार नीतीश कुमार के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के भविष्य पर उठते इन सवालों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो अपने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए नेतृत्व के सवाल पर बुरी तरह बंटा हुआ नजर आ रहा है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भ्रम की स्थिति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने इसे और हवा दी है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे। इस भ्रम के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मतदाताओं से सम्राट चौधरी को हराने की अपील करते हुए कहा कि उन पर गंभीर आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आर.के. सिंह का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्राट चौधरी को पार्टी के भीतर एक शक्तिशाली लॉबी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस आंतरिक कलह का असर एनडीए के जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी दिख रहा है। अमित शाह के बयान से जदयू का एक बड़ा वर्ग नाराज है और उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाने की साजिश हो रही है। वहीं जदयू और चिराग पासवान की लोजपा के बीच भी रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों पार्टियां कई सीटों पर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगी हैं। जदयू कार्यकर्ता 2020 के चुनाव को नहीं भूले हैं, जब लोजपा ने उनकी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। एनडीए में इस अंदरूनी कलह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर से विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए सामाजिक न्याय, विकास और हिंदुत्व के मुद्दों को एक साथ साधने की कोशिश की।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मानित किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर ओबीसी, ईबीसी, दलितों और महादलितों को प्राथमिकता दी। रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने बार बार एनडीए सरकार का जिक्र किया, न कि नीतीश सरकार का। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जंगल राज की वापसी को लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर हजारों करोड़ के घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के लोग जंगल राज वालों को दूर रखेंगे। उन्होंने भीड़ से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए कहा और फिर राजद के चुनाव चिन्ह का जिक्र करते हुए तंज कसा। इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? इसके अलावा उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को भी छुआ और कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो मिथिला के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि भगवान राम उनके दामाद हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव का दौरा करने पर कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से 3 सीधे सवाल पूछे। जयराम रमेश ने अपने पहले सवाल में पूछा, क्या यह एक स्वीकृत तथ्य नहीं है कि जनसंघ जिससे भाजपा का उदय हुआ ने अप्रैल 1979 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को तब गिरा दिया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था। अपने दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि पीएम मोदी ने खुद जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को शहरी नक्सली कहा था और उनकी सरकार ने संसद तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों में जातिगत जनगणना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। तीसरे सवाल में रमेश ने पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि उनकी सरकार ने बिहार के 65% आरक्षण कानून को संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान सिर्फ चुनावी दिखावा है, जबकि उनकी विचारधारा हमेशा कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है, वहीं राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो वो बिहार में एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार बख्तियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि एनडीए के 20 साल के शासन के बावजूद बिहार के किसान आज भी गरीब हैं और राज्य सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के जंगल राज के आरोपों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद नीतीश कुमार सरकार के 55 घोटालों को गिनाया था। उन्होंने क्या कार्रवाई की? जंगल राज वहां है जहां घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और अपराधी आजाद घूमते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां भाजपा शासित राज्यों में होती हैं। तेजस्वी ने जनता से कई वादे भी किए। उन्होंने कहा, अगर इंडिया ब्लॉक चुनाव जीतता है तो तेजस्वी सीएम बनेगा और लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये करने, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये करने, हर घर को एक सरकारी नौकरी देने और संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी वादा किया। बिहार की चुनावी बिसात पर एक और अहम खिलाड़ी जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में भाजपा के बागी उम्मीदवार अनूप कुमार श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके अपने उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने भाजपा के दबाव में चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। किशोर ने कहा, श्रीवास्तव, जो गोपालगंज में एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनका आरोप है कि पार्टी ने उनकी दावेदारी को नजरअंदाज कर एक पैसे वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा उनके उम्मीदवारों पर चुनाव से हटने के लिए दबाव डाल रही है। किशोर ने कहा, हम श्रीवास्तव को जन स्वराज पार्टी का सिंबल तो नहीं दे सकते, लेकिन अब से वो जन स्वराज परिवार का हिस्सा होंगे और हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। हम भाजपा को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहते हैं। इन राजनीतिक दांव पेंच से इत्र बिहार का एक हिस्सा ऐसा भी है जो दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है। बात सीमांचल की। अपनी राजनीतिक और जनसांख्यिकीय महत्ता के बावजूद बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बना हुआ है। इस पिछड़ेपन में भी सीमांचल क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, राज्य के सबसे उपेक्षित और अविकसित क्षेत्रों में से एक है। बिहार में आगामी चुनावों के बीच इस बड़ी मुस्लिम आबादी वाले और लंबे समय से उपेक्षित रहे सीमांचल क्षेत्र में वर्षों की सरकारी उपेक्षा को लेकर गहरा असंतोष है। फिदा फातिमा की एक लंबी रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारों के बावजूद यह क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी,
खराब शिक्षा और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा से जूझ रहा है। एक निवासी ने कहा कि किशनगंज की उपेक्षा का मुख्य कारण ये है कि यह मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू कैंपस के मुद्दे को भी उठाया, जो 2014 में उद्घाटन के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। बेरोजगारी और पलायन यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। एक अन्य निवासी ने कहा, जो शिक्षित हैं वे भी बेरोजगार हैं, जिससे लोग काम के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। चिकित्सा सुविधाओं की भी गंभीर कमी है। एक 81 वर्षीय निवासी मोहम्मद जब्बार ने याद किया कि मोदी युग से पहले ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं था। चूंकि बिहार चुनावों की ओर बढ़ रहा है, सीमांचल के लोग आशा करते हैं कि उनके लंबे समय से उपेक्षित संघर्षों को अंततः राजनीतिक एजेंडे में जगह मिलेगी। बिहार की राजनीति से अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार जब 19 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मना रही थी, तो सबका ध्यान दोनों उपमुख्यमंत्रियों बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की अनुपस्थिति पर था। इससे भाजपा में दरार और नौकरशाही व विधायकों के बीच मतभेद की बातें शुरू हो गईं। मौर्य के करीबी लोगों ने बिहार में व्यस्त कार्यक्रम को कारण बताया, वहीं पार्टी के नेताओं ने इसके लिए प्रशासनिक गड़बड़ी को दोषी ठहराया। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि उत्सव के विज्ञापन में उपमुख्यमंत्रियों का कोई उल्लेख नहीं था और न ही यह स्पष्ट था कि वे किस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कहां बैठेंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने अंतिम समय में कार्यक्रम से हटने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि विज्ञापनों में उनके नामों का उल्लेख नहीं था। पिछले साल लोकसभा चुनावों में यूपी में भाजपा को हुए नुकसान के बाद से ही पार्टी की राज्य इकाई में मतभेदों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। केशव प्रसाद मौर्य बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि पार्टी सरकार से बड़ी है, जिसे एक परोक्ष संकेत के रूप में देखा गया कि मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली की एक खबर पर नजर डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ सनातन प्रतिष्ठा स्टिकर वितरित किए जा रहे हैं। द वाया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार संगठन का दावा है कि यह पहल भक्तों को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए है, लेकिन बुद्धिजीवी इसे मुस्लिम व्यापारियों के व्यवस्थित आर्थिक बहिष्कार का एक और प्रयास मान रहे हैं। विहिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में संगठन के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही हिंदू दुकानदारों, ठेले वालों और रेहड़ी पटरी वालों को सत्यापन के पश्चात सनातन प्रतिष्ठा का आधिकारिक स्टिकर प्रदान किया जाएगा। जिहादी मुक्त दिल्ली की व्याख्या करते हुए गुप्ता कहते हैं, जो जिहाद की नीयत से हिंदू बहन बेटियों के साथ प्रेम का ढोंग रचते हैं, थूक जिहाद करते हैं, उन सब गतिविधियों को हम रोकेंगे। जब उनसे पूछा गया कि इसे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार क्यों न माना जाए, तो गुप्ता ने कहा, आप इसे जो भी नाम दें, जिसको हमारी देवी देवताओं में आस्था नहीं है, उसे हमारे त्योहार में सामान बेचने में क्या आस्था है। विश्लेषकों ने इस तरह के आर्थिक बहिष्कार की तुलना 1930 के दशक में नाजी जर्मनी में यहूदी व्यापारों के बहिष्कार से की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शमसुल इस्लाम कहते हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों की असल समस्याओं पर कोई बात न हो। दिल्ली से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में इंडिया ब्लॉक को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि चौथी सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। द वाया की रिपोर्ट के अनुसार एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद हो रहे इस चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिलने से इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच मजबूत तालमेल दिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने 41 विधायकों समेत कांग्रेस, पीडीपी और अन्य दलों को मिलाकर कुल 52 सदस्यों का समर्थन है, जिससे उसकी शुरुआती 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। भाजपा के पास 90 सदस्यीय विधानसभा में 28 विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तीसरी और चौथी सीट के लिए मुकाबला पेचीदा हो सकता है अगर 6 निर्दलीय विधायक या एनसी से जुड़े लोग क्रॉस वोट करते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी 4 सीटों पर जीत का विश्वास जताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि निर्दलीय विधायकों की वोटिंग प्राथमिकताएं ही अंतिम नतीजों का फैसला करेगी। अब एक बेहद दुखद खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक वातानुकूलित स्लीपर बस में आग लगने से 20 लोग जलकर मर गए और कई अन्य झुलस गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बस में कुल 41 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 लोग सुरक्षित निकलने में सफल रहे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना तड़के लगभग 2:45 बजे हुई जब एक मोटरसाइकिल बस के ईंधन टैंक से टकरा गई, जिससे भीषण आग लग गई। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक की भी मृत्यु हो गई। कुछ शव इतने जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था,
जिसके लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और अहम खबर न्यायपालिका से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का लिखित कारण प्रदान करना अनिवार्य है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी अहमद मंसूर और 2 अन्य की गिरफ्तारी और हिरासत को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी के आधार आरोपियों को लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय सिर्फ मौखिक रूप से कारण बता दिए जाएं, तो ये काफ़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को अनुमति दी कि वो औपचारिक रूप से कार्रवाई के आधार प्रस्तुत करने के बाद यदि आवश्यक हो तो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर सकती है। और अंत में बात ज्ञान और अकादमिक जगत पर मंडराते एक संकट की। 20 अक्टूबर को हिंदी भाषा और साहित्य की जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्हें बताया गया कि वे काली सूची में हैं और बिना कोई कारण बताए उन्हें अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। ये घटना अकेली नहीं है, यह उस पटकथा का एक और दृश्य है जो पिछले 1 दशक से भारत में लिखी जा रही है, जहां आलोचनात्मक दृष्टि रखने वाले विदेशी विद्वानों, पत्रकारों और लेखकों को देश में प्रवेश से रोका जा रहा है। हरकारा डीप डाइव में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि सरकार पर ज्ञान विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, जिसे ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जो सवाल पूछें या समाज की जटिलताओं को समझें। एक तरफ भारत विश्वगुरु बनने का सपना देखता है, तो दूसरी तरफ उन लोगों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं जो सचमुच भारतीय संस्कृति और साहित्य को दुनिया तक ले जाते हैं। फ्रांचेस्का ओर्सिनी जैसे विद्वान भारत के अनौपचारिक सांस्कृतिक राजदूत हैं। उनका निर्वासन ये सवाल छोड़ गया है कि क्या भारत उस रास्ते पर लौट पाएगा जहां ज्ञान का स्वागत होता था, निर्वासन नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।